मेरी शादी हुई तो मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मैं अपने शौहर के साथ खुशी खुशी ब्याह कर आई थी। इन्होंने मुझे खुद पसंद किया था, और यूँ कह लें कि ये शादी मोहब्बत की शादी थी। मेरे अम्मी अब्बा ने मुझसे मेरी मर्ज़ी तो पूछी थी, मगर मेरे शौहर मेरी मोहब्बत में मेरे दीवाने थे। इनको मैं शुरू से ही बहुत ज़्यादा पसंद थी। मगर जब मेरी शादी हुई तो मुझे मालूम हुआ कि मेरे ससुराल में भी सब लोग मेरी बहुत इज्जत करते थे। मेरे लिए जब बहुत सारी रस्में की गईं, तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि सब मुझे पहले से ही अच्छी तरह जानते थे। मेरा देवर अलबत्ता बहुत खामोश मिजाज इंसान था। वो जब भी मेरे सामने आता तो वो चुपचाप ही रहता। मैंने भी उससे बात नहीं की थी। मैं जानती थी कि लड़कों से इतनी बेतकल्लुफ़ होकर बात नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कितना ही करीबी रिश्ता क्यों ना हो। यूँ इसी खामोशी में तकरीबन 1 महीना गुजर गया। अब जबकि घर में मेहमान आना कम हो, लोगों से ज़्यादा वास्ता पड़ने लगा। मैं ये देख रही थी कि मेरा देवर ज़्यादातर कमरे में ही बंद रहता। खाना खाने के लिए बाहर आता भी तो चुपचाप खाना खाकर वापस चला जाता। एक दिन मैंने सोचा कि मैं इस सर्द दीवार को तोड़कर ही रहती हूँ, अपने देवर से मुझे बातचीत ज़रूर करनी चाहिए। तभी मैं किचन में गई, देखा तो वो वहाँ अंडा उबाल रहा था। शायद कि वो अपने काम किसी से नहीं कहता था, अपनी हर चीज़ खुद ही करना पसंद करता। उसको देखकर मैंने पहली बात यही की, क्या बात है देवर जी, आप मुझसे बात भी नहीं करते? जी भाभी, मेरी फितरत ही ऐसी है, मैं ज़रा खामोश मिजाज हूँ। उसने ये कहकर मुझे तो खामोश कर दिया, पर मैं जानती थी कि मुझे क्या कहना है। देवर जी, मेरे पास आपकी खामोशी का हल है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। क्या हल है भाभी जी? उसने सरसरी से अंदाज में मुझसे पूछा तो मैं चहकते हुए बोली, मेरे पास ये हल है कि मैं लड़की के साथ शादी कर दूँ, एक खूबसूरत लड़की जिसे देखकर आप सब कुछ भूल जाएं और आपकी ज़ुबान पटर पटर चलने लगे। मेरी बात सुनकर मेरे देवर के चेहरे का रंग नीला पड़ गया। क्या बात है, आपको मेरी ऑफ़र अच्छी नहीं लगी? मैंने कहा, नहीं भाभी, मैं फ़िलहाल शादी नहीं करना चाहता। उसने बात टाल दी, पर मुझे ये रवैया बड़ा अजीब सा लगा था। शादी के नाम पर वो इतना घबरा गया कि उसकी हालत और शक्ल देखने वाली थी। मुझे लगता है शादी के हवाले से तुम्हारा तजुर्बा कुछ अच्छा नहीं है। वो हंसकर बोला, शादी के हवाले से तजुर्बा? भाभी, मेरी कोई शादी नहीं हुई पहले कभी, इसलिए मुझे शादी करने का शौक भी नहीं है। अच्छा भाई, तो अब शौक पाल लो, मैंने जिद करते हुए कहा। भाभी, आज तो आपने ये बात कर दी है, पर आइंदा खुदारा मुझसे ये बात मत कीजिएगा, मुझे शादी नहीं करनी तो नहीं करनी। वो गुस्से में कहकर किचन से चला गया। मैं उसे देखती ही रह गई थी। या अल्लाह, ये मेरे देवर को शादी के नाम से इतनी भी क्या चिढ़ थी कि वो बात करते ही रूठ कर चला जाता। मैं सोचती रह गई, फिर सोचा कि शायद मेरी सास की वजह से वो परेशान हो, क्योंकि आजकल मेरी सास बीमार थी और अपनी माँ की बीमारी की वजह से हर शख्स ही कभी कभार चिड़चिड़ा हो जाता है। मैंने सोचा कि अम्मा जी ठीक हो जाएं तो दोबारा ये बात करूंगी, पर हैरत तो ये थी कि मेरा देवर कमरे से बाहर भी ना आता, न अपनी माँ के साथ बैठता, न उसका हाल अहवाल पूछता। ऐसे में मैंने उसको उसके हाल पर छोड़ देना मुनासिब समझा। मगर एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी कि मेरे शौहर घर में आए। उनके घर में आने के बाद एक अजीब सा शोर उठा। लग रहा था जैसे कि वो किसी से ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हों। मैं उनका इंतज़ार कर रही थी। कब से मैं अपने कान दरवाजे पर लगाए बैठी थी। जब मैंने इतना शोर सुनती हुई बाहर आई, देखा तो मेरा शौहर और देवर आपस में उलझ रहे थे। वो दोनों किसी मसले पर बात कर रहे थे कि मेरे आते ही खामोश हो गए। मैंने उनको चुप देखकर पूछा, क्या बात है, आप लोग किस बारे में बहस कर रहे थे? क्या कोई सरगर्म हो गया? मेरी बात पर वो दोनों भाई मुस्कुराने लगे। पहले जो लड़ रहे थे अब खामोश होकर खड़े हो गए। नहीं भाई, ऐसी तो कोई बात, बस मेरा भाई कह रहा था कि कहीं घूमने फिरने चलते हैं। हाँ भाई, घूमने फिरने तो ज़रूर चलेंगे, मेरे देवर ने कहा। तो मैंने फिर उसकी शादी की बात छेड़ दी, क्योंकि अभी उसका मूड अच्छा था। देवर जी, हम दोनों तो घूमने फिरने जाएंगे, पर आप हमारे साथ बोर होंगे, इसलिए अच्छा है कि आप ही शादी कर लें, फिर आपकी बीवी के साथ हम चारों लोग मिलकर जाएंगे। मेरी बात पर देवर ने हंसकर कहा, भाभी, मुझे आप ही जैसी लड़की चाहिए, मैं अपनी बीवी लाऊंगा, बिल्कुल आप जैसी होगी। ये बात उसने अजीब से अंदाज में कही थी। मुझे समझ नहीं आया था कि आखिर मेरा देवर ये बात क्यों कह रहा है, क्योंकि बज़ाहिर तो वो मुझे जानता भी नहीं था, मेरे साथ उसकी इतनी जान पहचान भी न थी। फिर उसने पहली ही बात यही की कि उसको मेरे जैसी बीवी चाहिए। बात तो अजीब सी थी। मैं खामोश हो गई कि चलो उसने शादी का नाम तो लिया, पर अगले दिन ही मेरी सास ने मुझे अपने पास बुला लिया। उनका लहजा तहकुमाना था, जैसे मुझे ये जता रही हूँ कि मैं अपने बेटे की शादी खुद करूँगी। बात सुनो महजबीन, इन्होंने खरे से लहजे में कहा था। मैं अपने बेटे की शादी कर रही हूँ, उसे वहाँ से काफ़ी सारा जहेज भी मिलेगा और उम्मीद है कि लड़की भी बहुत खूबसूरत होगी। सास के मुंह से अपने देवर की शादी की बात सुनकर मुझे खुशी तो हुई थी, पर मेरी सास जिस अंदाज में ये बात बता रही थी, ऐसा लगता था जैसे ये शादी ना हो, बल्कि मुझे जलाने के लिए मेरी सास को कदम उठा रही हूँ। हालांकि देवर की शादी से भला क्या ही मसला होना था। खैर, हम सब शादी की तैयारियों में लग गए। मेरी सास बहुत खुश थी, उनको भी यही लगा होगा कि तुम भी ऐसा चाहती हो, तुम भी अपनी बहन का रिश्ता
मेरे भाई से करना चाहती हो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, सो तुम बेफिक्र रहो। शौहर की ज़ुबानी ये सुनकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरी सास मुझे कुछ खास पसंद नहीं करती, पर मेरा देवर इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा था। वो बात करता तो लगता जैसे उसकी शादी नहीं बल्कि कल परसों उसकी फांसी हो रही हो। उसकी ये हालत देखकर हम हंसते भी थे और महसूस भी होते, पर मेरे देवर का गम कुछ गहरा ही लग रहा था। वो बातें करते करते खो जाता और कहता, मुझे लगता है कि मेरी शादी कामयाब नहीं होगी। हम सब उसे ऐसी बातों से मना करते थे, मगर वो बाज ना आता। हर बार यही बात लेकर बैठ जाता कि ये शादी कभी नहीं चल पाएगी। मुझे तो लगता है कि हमें ये रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए। देवर की इन्हीं बातों के दौरान उसकी शादी के दिन करीब आ गए। शादी के दिनों एक अजीब वाक़या हुआ, जो कि एक अनोखा और अपनी तर्ज का पुरस्कार वाक़या था। मेरी देवर की तरफ से रिश्ते वाले मेहमान आए थे। हमने उन सब के सामने बहुत सारा खाना रखा। अब चूंकि बात पकी हो ही रही थी, तो हमने ढेर सारे लड्डू भी लाए। हम सब ने भी खाए और उनको भी खिलाए। ये लोग बहुत खुश थे क्योंकि मेरा देवर पढ़ा लिखा लड़का था, पर जैसे ही हम सब ने शादी की खुशी में लड्डू खाना शुरू किए, मेरे देवर के ससुरालियों की हालत अजीब हो गई। उनकी माँ को तो एकदम ही खांसी आ गई थी। खांसते खांसते इतनी बड़ी बदमज़गी के बाद वो लोग घर चले गए। उनके घर जाने की देर थी कि मेरा देवर खुशी खुशी अपने कमरे में चला गया। वो बहुत खुश लग रहा था। लगता था कि उसे किसी बात का पता हो और वो हमको बता न रहा हो। अगले दिन ही मेरे देवर के रिश्ते वालों की कॉल आई। कहने लगे कि हम आपसे बहुत माजरत ख्वाह हैं, पर हमें आपके घर से आने के बाद सख्त बीमारियों का सामना करना पड़ा है। हमारे मैदे तक ख़राब हो गए हैं। 3 लोगों को तो बुखार आ चुका है। जिस घर में इतनी बदशगुनी हो, जिसका खाना ऐसा जहरीला हो, हम वहाँ रिश्तेदारी कैसे कर सकते हैं? अगर आपकी रिश्ता देने की या लेने की गर्ज नहीं थी, तो आप लोग हमें बता सकते थे। इस तरह हमको जलील और रुसवा करने की क्या ज़रूरत थी? मैंने उन लोगों को लाख समझाने की कोशिश की कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब इत्तेफाकन हुआ होगा। बाज़ औक़ात बेकरी में पुराने लड्डू भी आ जाते हैं, तो इसी वजह से कोई पुराने लड्डू भी आ जाते हैं, तो इसी वजह से कोई पुरानी चीज़ आ गई होगी जिसको खाकर सभी के लिए परेशानी बनी है। पर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। सब ने मुझे यही कहा कि हम इस जगह पर रिश्ता नहीं करेंगे। मेरी सास भी बहुत परेशान हुई, मगर वो नाउम्मीद नहीं थी। शुक्र है कि अभी शादी नहीं हुई थी, बस रिश्ते की बात हुई और रास्ते में ही ख़त्म हो गई। यूँ सब लोग ये बात भूल गए, लेकिन मैं ये बात नहीं भूली थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अपने देवर की दूसरी शादी ज़रूर करा कर रहूँगी, और वो मेरी बहन से नहीं बल्कि किसी और के लिए होगी। मैंने अपनी सास से ये बात कही कि मैं अपने देवर का रिश्ता ढूंढना चाहती हूँ, तो वो गुस्से से आग बगोला हो गई। तुम पागल तो नहीं हो गई? मेरे होते हुए तुम होती कौन हो? मेरे बेटे का रिश्ता ढूंढने वाली। मेरी सास ने इतनी बड़ी बात कर दी कि मेरा दिल ही टूट गया। मैं चुप हो गई। सोचा कि आइंदा देवर के रिश्ते में कोई बात नहीं करूँगी, चाहे वो गलत लगे। 2-3 दिन गुजरे होंगे, हमारे घर मेरे देवर के लिए मेहमान आए। शायद कि वो लोग हमारा घर देखने आए थे, इसीलिए हम लोगों ने भी खूब साफ सफाई कर रखी थी। इन लोगों ने कहा कि हमें पता चला है आप अपने बेटे का रिश्ता करना चाहते हैं। कहने लगे कि हम 10 साल से अमेरिका में मुकीम हैं, बस इसीलिए आपसे रिश्तेदारी करना चाहते हैं कि आप लोग हमको शरीफ लगे हैं। अब की बार एक बार फिर रिश्ता पक्का हो गया था। शादी की बात भी हो गई, यहाँ तक कि मंगनी भी कर दी गई थी। मेरा देवर इस रिश्ते से भी खुश नजर नहीं आता था। वो ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में गुजारता और बाहर न आता। सब लोग उसकी इन हरकतों की वजह से परेशान थे कि ऐसे में उसकी शादी कैसे हो पाएगी। लोगों को तो बातचीत करने वाला अखलाक इंसान पसंद होता है, पर मेरे देवर में ऐसी कोई बात नहीं थी। ज़रा सी बात पर चिढ़ जाया करता और बर्तन तोड़ना शुरू कर देता। ये बात खैर किसी को मालूम तो नहीं थी, पर घर वाले इस हकीकत से बखूबी वाकिफ़ थे कि उनके बेटे में क्या क्या कमियां हैं। खैर ये रिश्ता होते हुए भी देर नहीं लगी। मेरी सास ने 2 दिनों में ही बात मुका दी थी और अब हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ शादी की तैयारियां करना बाकी रह गया था। इस बार मेरे देवर ने ज़्यादा बातचीत किसी से भी नहीं की, अलबत्ता वो घर से ज़्यादातर वक्त बाहर गुजारने लगा था। यूँ रफ्ता रफ्ता मेरे देवर की शादी के दिन करीब आ गए। मैं उससे पूछती कि क्या हुआ, क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? तब वो खामोश हो जाता, कोई बात ना करता। कहता कि भाभी मुझे लड़की तो बस आप जैसी ही चाहिए ना, लेकिन क्या बात है कि आपके घर वाले ना ही अपनी बहन का रिश्ता मुझको देंगे और ना ही आप अपनी सहेली किसी से मेरी रिश्ता करवाएंगी। इसलिए अच्छा है कि मैं जहाँ शादी कर रहा हूँ वहीं करूँ, इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। मैंने कहा ठीक है, तुम फिक्र नहीं करो, मैं ऐसा ही करूँगी। मैं तुम्हारी बीवी को हर वो चीज़ सिखा दूंगी जो तुमको अच्छी लगती है। लेकिन मैंने एक बात महसूस की थी, शादी वाले दिन भी मेरा देवर बहुत बुझा बुझा सा था, जबकि मेरी सास बहुत खुश थी। उनकी खुशी की इंतहा न थी। शायद ऐसा इसलिए था कि उनको अपने बेटे की शादी की खुशी थी और मेरा देवर शुरू से ही एक संजीदा मिजाज का इंसान था। खैर मुझे लगा कि ये सब बिला वजह ही कर रहा होगा, शादी की खुशी किसको नहीं होती। यूं मेरे देवर की शादी हो गई। मैं सब लड़कियों के साथ मिलकर अपनी देवरानी को देवर के कमरे में ले गई और ख़ुद हम लोग बाहर आ गए।
हंसी मजाक करते अपने अपने कमरों तक पहुंचे। मगर अभी 1-2 घंटे ही गुजरे थे कि देवर के कमरे से चीखों की आवाज़ आने लगी। मैंने देखा कि लड़की बहुत बुरी तरह चिल्ला रही थी। हम लोग घबरा कर बाहर भागे। मैंने देखा कि कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और मेरी देवरानी बुरी तरह चिल्ला रही थी। मेरा देवर एक तरफ खड़ा बिल्कुल ही खामोश गुमसुम था। क्या हुआ? मैं अपनी देवरानी के पास पहुंचकर पूछने लगी। मेरी सास भी फौरन वहां आ गई। मैं माजूर हो गई हूँ, मेरे लिए अब यहाँ रहना मुमकिन नहीं होगा। खुदा के लिए मुझे मेरे माँ बाप के घर छोड़ आओ, वरना मैं मर जाऊंगी। मेरी बची खुची जान भी चली जाएगी। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम्हारा बेटा पागल है, ये नफ्सियाती मरीज है, ये मुझे मार देगा। वो लड़की अजीब से अंदाज में चिल्लाती हुई नीचे के लिए भागने लगी। मेरी सास उसके पीछे पीछे गई। भरी रात को ये हंगामा हुआ, यहाँ तक कि लड़की के माँ बाप आ गए। लड़की के माँ बाप भी फौरन ही आ गए और लड़की की वजह से उसको हम लोग बहुत हैरान थे कि आखिर मेरे देवर को क्या हुआ। उसने ऐसा भी लड़की के साथ क्या किया कि वो इतनी हड़बड़ी के साथ इस घर से निकल कर चली गई, और वो भी अपने उरूसी जोड़े में। इन दोनों के दरमियान खामोशी की दीवार छाई रही। बिलाखिर लड़की वालों ने तलाक का मुतालिबा कर दिया था। लड़की मुसलसल खुला लेने को जिद कर रही थी। उसके माँ बाप हमसे बहुत शर्मिंदा थे। कहने लगे कि आप हमें माफ़ कर दें, हमने आपका वक्त ज़ाया किया। हमारी बेटी कहती है कि उसे कोई और पसंद है, इसलिए हम लोग मजबूर हैं। ये बात सुनकर जहाँ मैं परेशान हुई थी, वहीं मेरी सास के चेहरे पर मक्काराना मुस्कुराहट थी। लगता था जैसे मेरी सास को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके बेटे का घर उजड़ जाए, बल्कि वो खुश हो रही थी। अब मुझे लगा कि जैसे मेरे देवर को अकल आ जाएगी, मेरी सास भी उसकी शादी जानने वालों में करेंगी, क्योंकि वो हमेशा ख़ानदान से बाहर ही रिश्ता लेकर जाती। अगर कोई ख़ानदान के अंदर से उनको रिश्ता बता देता तो वो बहुत बुरा मनाती और कहती कि मैं यहाँ कभी शादी नहीं करूँगी, क्योंकि मैं अपने ख़ानदान को अच्छी तरह जानती हूँ। ये लोग बड़े ही जहरीले और कम सर्फ किस्म के हैं। मैं इन बातों से परेशान भी होती, पर सोचती कि चलो मेरा मसला थोड़ी ना है, मेरे देवर का है। इन्होंने रिश्ता करना हुआ तो कर लेंगे। हैरत तो मुझे उस वक्त हुई जब अगले ही दिन मेरी सास ने हम सबको एक और खुशखबरी सुनाई। कहा कि तुम्हारे देवर की अब बीवी आने वाली ही है। बस मैंने उन लोगों से बातचीत करके सब मामला तय कर दिए हैं। वो आकर लड़के को देखेंगे। तुम लोग इसके बारे में अच्छी ही बात करना, इन्हें पहले शादी के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। सास की बात मुझे सही लगी थी। एक बार तलाक का धब्बा मर्द या औरत पर लग जाए तो उसके लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। मैं पिछली सब कहानियों का क्या नतीजा निकला है। खैर से इस बार देवर की खुशी में शरीक थी। देवर की शादी हो गई थी। शादी वाले दिन मेरा देवर फिर से गुमसुम सा था, जबकि मेरी सास इस बार भी चहक रही थी। शादी बखैर आफियत हो गई। मेरा दिल मगर घबरा रहा था, ऐसा ना हो कि इस बार भी शादी की रात कोई तमाशा हो जाए। फिर वही हुआ जैसा कि हमने सोचा था। कमरे में जाते ही दुल्हन ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि हम सब एक बार फिर कमरे के बाहर इकट्ठे हो गए। वो बोली कि मैं तो माजूर हो जाऊंगी, मैं इस शख्स के साथ नहीं रहना चाहती, खुदा के लिए मुझे खुला दिलवा दो। इस बात पर सब लोग हैरान रह गए थे। ये बिल्कुल वही बात थी जो कि पुरानी दुल्हन ने की थी, पर अब तो ये लग रहा था जैसे मेरे देवर की किस्मत में शादी की खुशी लिखी ही ना हो। सब लोग एक बार फिर इकट्ठे हो गए। उसी तरीके से देवर को एक बार फिर तलाक हो गई। इस लड़की ने भी जाकर मेरे देवर पर तरह तरह नाम लगाए, कहा कि वो पागल है, किसी की बात नहीं सुनता, वो तो बहुत ही खतरनाक इंसान है। बस यही बात सुनकर सब लोग डर जाते, घबरा जाते। अब तो आसपास के लोगों को इल्म हो चुका था कि मेरे देवर ने अपनी 2 बीवियों को तलाक दे दी है, सो उसको कोई रिश्ता देने के लिए तैयार नहीं था। तभी मेरी एक सहेली, जो बड़ी अरसे से मेरी सास की नज़र में थी, सास ने मुझसे उसके बारे में बात की और कहा, बेटी तुम अपनी सहेली से पूछ लो, अगर उसको अच्छा लगता है तुम्हारा देवर तो फिर तुम उसी के साथ अपने देवर का रिश्ता कर दो। वैसे भी देवर तो छोटे भाई की तरह होता है, तुम इसका ख्याल नहीं रखोगी तो कौन रखेगा। सास की बातों में आकर मैंने अपनी सहेली का रिश्ता मांगा। कुछ मुझे तजस्सुस भी था कि आखिर पता तो चलाऊं कि मेरे देवर उन लड़कियों के साथ ऐसा क्या करता है कि लड़कियां भाग जाती हैं, दोबारा इस घर का नाम भी नहीं लेती। तभी मैंने अपनी सहेली को ये सारी बात समझा दी कि इससे पहले दो लड़कियां नाटक करके भाग चुकी हैं, पर अब ये राज तुम ही संभाल कर रखना कि आखिर मेरा देवर ऐसा क्या करता है जिसके बाद से लड़कियां भाग जाती हैं। शायद वो इस बात पर पहले ना मानती, पर अब चूंकि निकाह हो चुका था सो वो बेचारी परेशानी के आलम में मान गई। बोली कि मैं ऐसा ही करूंगी। उसकी भी शादी हो गई। मैं अपनी सहेली अंदलीब को लेकर अब अपने ससुराल आ चुकी थी। मुझे यकीन था कि अंदलीब मेरे देवर का राज फाश करके ही रहेगी, और वही हुआ जैसा कि मैंने सोचा था। मैंने जब अंदलीब को उसके कमरे में छोड़ा, तकरीबन 2-3 मिनट बाद ही उसके भी चीखने की आवाज़ें आने लगीं। मैं फ़ौरन उस कमरे में गई। दरवाज़ा खुद ही खुल गया। इस बार देवर के चेहरे की हवाइयाँ उड़ रही थीं। देवरानी मुझे घसीटते हुए अंदर कमरे में ले गई और बोली, तुम्हारा देवर ये सब काम करता है, इसी वजह से तो लड़कियां इससे भागती आई हैं। मैंने देखा देवर ने बेड के पीछे नकली बाल, नकली मूंछें और अजीब अजीब सी चीज़ें रखी हुई थीं जो वो पहनता, और इसकी सारी बीवियां डर कर भाग जाती। बस इसी वजह से लड़कियां शादी की रात ही तलाक ले लेती। पर ऐसा हो क्यों रहा था?
یہ بات میرے دیور نے ہی اپنے منہ سے بتائی تو مجھے یقین آیا، ورنہ اگر وہ ایسے ہی کسی دوسرے ذریعے سے سنتی تو میں اس بات پر یقین ہی نہ کرتی۔ پر کوئی اپنی ماں کے بارے میں اتنی بڑی بات کیسے کہہ سکتا ہے؟ مجھے میرے دیور نے بتایا کہ میری اماں میری شادی میرے جہیز کے لیے کرتی ہیں تاکہ ان کو جہیز ملے اور وہ گھر بنا کر اپنی ایک آسان زندگی گزار سکیں۔ میرا صرف سادہ اور ایک عام سا مقصد ہے کہ میں شادی کروں، اپنا گھر بساؤں، اور میرا کوئی ارمان نہیں ہے۔ دیور کی باتیں سن کر میں تو حیران ہی رہ گئی، کوئی ماں اتنی مطلبی کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے اس بات میں ذرا کی ساری حقیقت اپنے شوہر کو بھی بتا دی۔ بس پھر وہی ہوا جو کہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ میرے شوہر نے میری اماں کے بغیر پوچھے اپنے چھوٹے بھائی کی شادی ایک غریب سے گھر میں کر دی۔ میری ساس کو برا تو بہت لگا، انہوں نے اپنے بیٹوں کو بددعائیں دیں، پر وہ بھی جانتے تھے کہ ہم نے جو بھی کیا وہ صحیح کیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے ایسے ماں باپ کی بات انسان کو ماننی چاہیے یا نہیں؟ اور اگر نہیں تو اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟